नमस्कार, कैसा हो बजट 2021-22। हमारी इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मैं हूं अजय कौल। और आज हम आपको बताएंगे कि हर सेक्टर से हम आपको रूबरू करा ही रहे हैं और आज चर्चा होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की। ये दोनों ही सेक्टर अर्थव्यवस्था के लिए अहम है और इनसे रोजगार भी बड़ी तादाद में जनरेट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। सरकार का इस सेक्टर पर विशेष फोकस भी है। इसके लिए बड़ी योजनाएं भी बनाई गई हैं। हालांकि कोरोना संकट से कई प्रोजेक्ट्स पर तलवार लटकी हुई है और इस बजट में बड़ी परियोजनाओं के लिए फंड मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगा। रियल एस्टेट को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो क्या है इन सेक्टरों की हकीकत और कैसे मिल सकती है इन्हें रफ्तार, जानने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ मधुकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, एक्स आईएएस हैं। देवदत्त जी जुड़ रहे हैं, पूर्व आईएएस हैं। विकास पुंडरी चर्चा का हिस्सा है, सीएमडी हैं एसकेबी ग्रुप के। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। और विमल वाकलू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीएमडी टीसीआईएल। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से। सर, क्या लगता है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कितना बड़ा बजट इसे मिलना चाहिए, कितना बड़ा फंड इसे मिलना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं इस सेक्टर में। देखिए सर, जहां तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार सरकार ने पहले बजट में घोषणा करी थी इंफ्रा के लिए, आपने देखा होगा कि हम सरकार ने कहा था कि 100 एयरपोर्ट बनाएंगे। पिछली बार उससे पहले कहा था कि 100 हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। परंतु मुझे लगता है इस बार, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं फंड की भी इस बार दिक्कत रही है। आपने देखा जीएसटी में कलेक्शन कम आ रहा है कोरोना के बाद से। ये पूरा साल ऐसा गया है। आज हम उम्मीद तो करते हैं कि इंफ्रा बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस फंड में, देखिए ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि कारण क्या है ना, जो सरकार का रेवेन्यू आ रहा है, जिस प्रकार से बजट का 30 लाख करोड़ का हर साल का खर्चा होता है सरकार का, और प्राप्ति का हिसाब लगाओगे तो पिछली तिमाही पता लगा है 27 लाख करोड़ का भी कलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो मुझे लगता है कि आज सरकार को कहीं ना कहीं इंफ्रा की जगह जो और चीजें हैं, जैसे आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो, और जो मुद्दे हैं सरकार के सामने, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, कोरोना के मारे आदमी वैसे ही परेशान है, व्यापारी बार परेशान है, कृषि में आप देख रहे हो किसान परेशान है। तो सरकार को और ज्यादा फंडों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी ओर आपने देखा होगा पाकिस्तान और चीन अपनी आंखें दिखाए बैठे हैं आज के टाइम में। रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा, उसको हम कटौती नहीं कर सकते किसी भी कारण से। तो मुझे लगता है कि इंफ्रा में डेवलपमेंट आपने देखा होगा इस साल काफी हुआ है। ऐसा नहीं है, हर जगह एनएच बन रहे हैं, हर जगह आपने NH-24 को भी देखा है। सब जगह सरकार का ध्यान है, लेकिन सरकार के साथ में मुझे लगता है कि दुविधा आएगी कि बहुत ज्यादा इंफ्रा में हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार को पुश करना पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिससे 250 इंडस्ट्री डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम से कम जहां तक मैं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, संबंधित है। तो उसमें रोजगार की बहुत संभावना है। और रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 4-5 साल से काफी पीछे रहा है और मुझे लगता है सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा भी। और सरकार से हमारी डिमांड भी रही है, हमने बार बार सरकार से कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। रियल एस्टेट को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इन कोशिशों को कोरोना महामारी से झटका लगा है। सरकार को बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं की समीक्षा करनी पड़ी। मेट्रो के प्रोजेक्ट भी रुके। सरकार ने 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसके तहत 102 लाख करोड़ खर्च करने की बात भी कही गई। फंड की कमी से जूझ रही सरकार इस दिशा में कितनी आगे बढ़ेगी, सरकार को क्या करना चाहिए, करेंगे इसकी पड़ताल। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है, रोजगार के मौके पैदा होते हैं। सरकार इस पर फोकस भी कर रही है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने कई परियोजनाओं पर ब्रेक लगा दिया है। मसलन फंड की कमी की वजह से सरकार को बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करनी पड़ी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया था कि खर्च में किफायत बरतनी होगी। हम परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं, इसमें लागत में कटौती शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भी 3 कॉरिडोर परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया। माना जा रहा है कि इस साल भी इसकी मंजूरी मिलने के आसार नहीं हैं। 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। इसके तहत 102 लाख करोड़ खर्च करने की बात कही गई थी। इससे 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। भारत को तेज आर्थिक वृद्धि दर के लिए बड़ा फंड खर्च करने की जरूरत है। 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4.5 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए इस काम को अंजाम दिया जाना है। एनआईपी से अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा होगा।
कारोबार का विस्तार बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी बनेंगे। लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने पिछले साल मई में आत्मनिर्भर योजना के तहत एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए थे। ये उपाय इतने कारगर साबित नहीं हुए, लिहाजा इस बार बजट में कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि बढ़ते राजकोषीय घाटे को देखते हुए सरकार के लिए ज्यादा खर्च करना बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सरकार को नॉन फिजिकल स्ट्रक्चरल और पॉलिसी रिफॉर्म पर जोर देना होगा। देखना होगा कि बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट और पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ दिया गया, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी नेहा दुबे का। घनश्याम, दरअसल यहाँ पर क्योंकि बजट पेश होने वाला है और जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मकसद से किस तरह का ये बजट होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल NIEP अब तक शुरू की गई है योजनाओं के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है और इनमें भारतमाला, स्मार्ट सिटी मिशन और सागरमाला भी इसके अंदर शामिल है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके तहत तकरीबन 7,437 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कुल लागत 1,800 अरब डॉलर है। साथ ही आपको यह भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि इनमें से करीब 1,750 प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार किया जा रहा है, यानी कि अभी ये प्रोसेस में है। आपको बता दें कि 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जो खाका है ये खींचा गया था। दरअसल परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब ये जो पिछले साल का था, आपको बता दें कि 2020 से 21 का ये पूरा हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसी के साथ साल 2024 तक 100 और हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत तैयार होंगे। ये खाका बनाया गया। हालांकि कोरोना के मद्देनजर जाहिर तौर पे सब चीजें इफेक्ट हुई, लेकिन इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी। ये एक कहीं ना कहीं खाका खींचने की कोशिश यहां पर की गई थी ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सके। मॉडर्न रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की बात इसके अंदर की गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस तरह का एक पूरा खाका यहां पर तैयार किया गया था। हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना को अमल में लाया जाएगा और साथ ही हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने को लेकर बड़ा ऐलान इसके अंदर किया गया था। ये 2020 से 21 की हम बात कर रहे हैं। 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनेगा, ये भी कहा गया था। साथ ही 9000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, ये भी कहा गया था। साथ ही 2000 किलोमीटर का स्ट्रैटेजिक हाईवे बनेगा। ये काम 2024 तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया था। ये साल जाहिर तौर पर बेहतर काम नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में काम बेहतर हो पाएगा। और ये योजना बनाई गई थी, जाहिर तौर पर कोशिश यही रहेगी सरकार की इस योजना के तहत आगे तेजी से काम हो सके। लेकिन इस बजट में जो आने वाला बजट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ घोषणाएं होगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। ओवर टू यू घनश्याम। तो शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी के लिए। और इन जानकारियों के साथ असल में क्या तस्वीर इस बजट में पेश होने वाली है उसका भी विश्लेषण हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवदत्त जी, NIP का जिक्र भी नेहा कर रही थी, सरकार को कितनी जरूरत है NIP पर फोकस बढ़ाने की? सर देखिए, NIP अभी तक केवल 1750 प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी काम चल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी भारत सरकार के द्वारा इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जब तक कि हम एयरपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, रेल के ऊपर फोकस करें, जो हमारा रेलवे ट्रैक्स हैं इस समय उसमें काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया है। बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो ही रही है और हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें हमारी मेट्रो रेल चले। इसके अलावा एक्सप्रेस हाईवेज़ के ऊपर बहुत जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन है अर्थव्यवस्था का। तो हमारे जितनी एक्सप्रेस हाईवेज होंगी, नेशनल हाईवेज का काम चल ही रहा है तेजी से, और मैं समझता हूं कि रूरल रोड्स के ऊपर भी इक्विवेलेंट हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो मंडियों तक पहुंचे और किसानों को उनका सही
उपज का दाम मिल सके। लेकिन देवदत्त जी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट अभी ये है कि फिजिकल डेफिसिट भी देखना है सरकार को। अभी रेवेन्यूज़ नहीं है ज़्यादा, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से रेवेन्यूज बहुत डिप हुए हैं। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए उसको कितना कर सकती है सरकार? मैं ये समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना आप ज़्यादा बजटिंग करेंगे, जितना आप जोड़ देंगे, सारे सेक्टर्स उससे इंप्रूव करेंगे। ना केवल इंडस्ट्री, ना केवल टूरिज्म, ना केवल एम्प्लॉयमेंट, बल्कि ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है नेशन का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के ही ऊपर निर्भर करता है। नहीं, वो तो ठीक है, बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स है जिसपे अभी रिव्यू की बात हो रही है कि होना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तो इनफैक्ट बुलेट ट्रेन को अब हाई स्पीड ट्रेन कर दिया। तो मैं भी गुप्ता जी आपसे पूछूंगा कि इस पे ये सब जब भी जो कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है सरकार के पास, उसको मद्देनजर, उसको देखते हुए कितना कर सकती है सरकार? ये जो प्रोजेक्ट जो लास्ट ईयर अभी जैसे आपको डिटेल्स बताई गई, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने प्लान्स थे, उनमें से कितना पूरा हो सकता है? देखिए, चाणक्य ने बहुत पहले लिखा है कि जो राजा ये कहता है कि उसकी तिजोरी खाली है या तिजोरी में धनराशि कम है, वो राज करने का हकदार नहीं है। आप देखिए, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे उन मुल्कों ने 1 रुपया खर्च नहीं किया है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इतना लो है। यूरोप में, यूएस में सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करना चाहती हैं। वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.5% है, 1% है। उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न उनको भारत में मिलती है। हमें 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं तो इतनी धनराशि आ जाएगी कि हम बेसिकली हमें उसको चैनलाइज करना है और उनको एक माहौल देना है, एक वातावरण देना है जहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो वही माहौल की बात होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये कंप्लेंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमको बहुत सारे यहाँ पे जो क्लियरेंसेज है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज है या अदर क्लियरेंसेज है या लैंड एक्विजिशन की बात होती है, उसमें दिक्कतें आती है। देखिए, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी करूँगा जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं पीछे नागपुर गया था तो मेट्रो रेल देखी मैंने वहाँ पे। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि मेट्रो रेल में कौन चलता है? बोला कि साहब छुट्टी वाले दिन बच्चों को घुमाने ले जाते हैं मेट्रो रेल पे। अब दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी सेक्सी, पर क्या हमें ज़रूरत है उन प्रोजेक्ट्स की? हम बस सेवाओं, लोकल बस सेवाओं को इम्प्रूव नहीं करते, मेट्रो रेल चला देते हैं। जयपुर में वही स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम यूज़ बढ़ाएं, उसको ज़्यादा बेटर यूज़ करें। दूसरी बात यह है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल हैं जो बहुत जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं और उनसे बहुत हाई ग्रोथ होती है मुल्क की। तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन existing infrastructure, critical infrastructure and the normal infrastructure that we want to build. तो पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आपका क्या राय है इस पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, सरकार कितना कर सकती है? देखिए सर, सरकार जो कर रही है बेस्ट पॉसिबल अपना कर रही है। और जैसे हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर से आते हैं तो देखिए, हमारी तो सरकार से इस बजट में यही उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट की हम बात नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। इस पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज बनाने हैं या सड़कें, रेल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जी, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये तो सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी, जो मैं खुद देख रहा हूँ कि जो 20-20 साल, 10-10 साल से जो प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे थे वो पिछले 3-4 साल में बहुत ही जल्दी से वो अपनी कंप्लीशन के इस पे आए हैं। लेकिन जैसे ही हमसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारा इकोनॉमिकल एक जो हम पे बर्डन होता है वो कम होता है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस जनरेट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, क्योंकि हमारा आवागमन होता है एक शहर से दूसरे शहर में। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर सरकार इस पर जिस तरह से काम कर रही है इसी तरह करता रहे तो आने वाले टाइम में इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा देश का जो है रोजगार भी बढ़ेगा। प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, रेल मंत्री का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए, खर्च में किफायत बरतने की जरूरत है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आने वाले बजट के साथ जोड़कर देखा जाए तो ये माना जाए कि कुछ कटौतियां हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा सरकार पे खजाना कितना आता है। हम जो बात करेंगे ना, सरकार देखिए 3 बजट मैंने देखे लगातार। तीसरे पहले जो पहला बजट था उसमें सरकार ने कहा था कि हम 100 बुलेट ट्रेन चलाएंगे चलो देश में। उसके बाद कहा था अगले बजट में कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इससे पहले बजट में कहा था 100 एयरपोर्ट बनाएंगे। मेरा मतलब ये कि केवल हमारा जो वायदा, जो सरकार को भी कहीं ना कहीं घेरे में आना पड़ेगा। देखिए, सरकार
सोच अच्छी है सरकार की, सोचना बहुत है, लेकिन आज हमें जरूरत कितनी है, जैसे भी भाई साहब कह रहे थे गुप्ता जी हमारे, हमें जरूरत कितनी है। आज कोरोना के अंतर्गत आज इंडस्ट्री मर रही है, इस समय इंडस्ट्रियां खत्म होती जा रही हैं देश के अंदर है। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पिछड़ गया, वहाँ पैसे की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, जैसे आपने अभी इसकी बात करी इंफ्रा के अंदर, आज हमें कटौती करनी पड़ेगी। आज हम बहुत अच्छा है कि हाईवे चौड़े हों, हाईवे खूब सारे बने, अब जितनी सरकार ने परियोजना बनाई है आधी परियोजना में काम नहीं चल रहा। 1750 में अभी जो रिपोर्ट बताई है नेहा जी ने, 1750 में काम चल पा रहा, आधे में हम काम नहीं कर पा रहे। तो मेरा मतलब है वास्तविकता पे आना पड़ेगा, हमारे को सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम वास्तविकता पे अगर नहीं आएंगे ना बजट के अंदर तो केवल। गुप्ता जी हमारे साथ वक्तू साहब जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। वक्तू साहब, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, एक इनलैंड वाटरवेज का भी एक प्रोजेक्ट था, आई थिंक वो बड़ा फिजिबल है। मतलब अगर हम रोड्स को डीकंजस्ट करें या रेलवेज को डीकंजस्ट करें, आपको क्या लगता है उस पर जोर देना चाहिए ज्यादा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इनलैंड वाटरवेज एक बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल होते हैं। एक तो पोल्यूशन कम होगा और सामान जल्दी से पोर्ट से बाकी शहरों तक पहुंचेगा। इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स थी। और इकोनॉमिकली वायबल है क्या वो? इकोनॉमिकली बिल्कुल वायबल है, और इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स थी। काफी लोग उसको कमर्शियली इस एरिया में घुसना चाहते थे। एक मेजर ऑब्स्टेकल था वाराणसी का, जो हमारा कछुआ ये सेंचुरी थी। अब गवर्नमेंट ने उस पर भी एक्शन अभी लिया है कुछ महीने पहले, वो हट गया है वहां से। तो उस कारण अब ये जो पूरा कॉरिडोर है वो फ्री हो गया है, और इस पे मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि बजट में जरूरी नहीं कि सिर्फ जो टैक्सों से पैसा मिलता है वही इन्वेस्ट किया जाए। आपको पता है कि लोग अपनी सेविंग्स को पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, और जब रियल एस्टेट का बैंड बच गया तो उन्होंने वो बंद करके फिर वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने लगे, और वहां पे भी अब फिक्स डिपॉजिट का जो रेट है 5% से भी कम हो गया है। तो अगर ये सरकार की तरफ से जो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बनाए हैं, जो ट्रस्ट बने हैं लगभग 7 हैं भारत में, और पावर, टेलीकॉम, गैस ट्रांसमिशन में एक है। मे बी म्यूचुअल फंड्स को बढ़ावा दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, वो भी बिल्कुल पोटेंशियल काफी है। जैसे एयरपोर्ट्स का है, जो अभी के एयरपोर्ट्स हैं ज्यादा तो वो पीपीपी मोड में ही चल रहे हैं जी, और वहां पे सरकार ने कितना पैसा लगाया है सबको पता है। तो ऐसे हमको सब प्रोजेक्ट्स में इनलैंड वाटरवेज को लेकर भी सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट का रोल कम रहे, सिर्फ रेगुलेशन अच्छा रहे, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। जहां तक बाकी मधुकर जी बोल रहे थे कि बाकी बाहर से विदेशों से धन आ सकता है, वो बिल्कुल ठीक है, वहां से भी धन आ सकता है अगर उनके रिटर्न्स अच्छे हैं। नहीं तो अभी अगर अमेरिकन जो ट्रेजरी है उन्होंने अपना थोड़ा सा भी रूल चेंज कर दिया, थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो ये सारे यहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे। तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अट्रैक्टिव बनाना है, इन्वेस्टमेंट इसमें, कि लोग यहीं पे इन्वेस्टेड रहें। सर बहुत मधुकर जी, बहुत सा इनफैक्ट कई सालों से, मेरे ख्याल से 8-10 साल से इंडिया कह रहा है कि वी नीड $1 ट्रिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट वो आएगा कहाँ से इतना सारा? आई मीन देयर इज पोटेंशियल। देखिए, इसमें जो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोवरेन बॉन्ड्स जो हैं, जैसे वकलू साहब कह रहे थे, सोवरेन बॉन्ड्स अगर जारी किए जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को रिटर्न इंडिया से मिल सकती है, शायद दुनिया के किसी कोने से नहीं मिल सकती है, और बट दे शुड बी बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी। देखो, इसमें जो क्रेडिट रेटिंग है हमारे कंट्री की, वो भी कहीं ना कहीं नीचे गई है। रियल एस्टेट नीचे गया है, तो उस रेटिंग इंटरनेशनली नीचे गई है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी जो साख है, खास तौर पे अर्थव्यवस्था की साख है, वो नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर नीचे जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। बहुत साल पहले टाइम मैगजीन
के कवर पे दिखाया गया था रॉयल एनफील्ड के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट, नहीं जो दूसरा मोटरसाइकिल है वहां पे वो हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री बंद होने जब आई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां गए और उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से जो हार्ले डेविडसन का तो अलग डिस्प्यूट है, मे बी देवदत्त जी उसका तो इनफैक्ट जो टैक्सेशन वगैरह पे अमेरिका बहुत नाराज हो गए थे। नहीं देखिए उसमें वो प्रतीकात्मक है, उन्होंने यही कहा था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, ये केवल मोटरसाइकिल नहीं है। अब जैसे रियल एस्टेट आपको देखिए सारे देश भर में बैंक रियल एस्टेट में हम सेकंड फेज में करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत देवदत्त जी अगर मैंने जैसे बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना जो मनी चाहिए, मे बी म्यूचुअल फंड से आएंगे, जैसे वक्लो साहब ने कहा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्राइवेट फंड्स कैसे आएंगे? म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आएंगे और कैसे आएंगे? वी नीड फर्म डिटर्मिनेशन टू इन्फ्लक्स मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट गवर्नमेंट के पास तो हाथ बंधे हैं। आप गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज डिपेंड नहीं कर सकते। वही में यू हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू स्टार्ट ये सोवरेन बॉन्ड्स शुरू करें, पीपीई मॉडल लें। और मैं ये समझता हूं अभी तक इनलैंड वाटरवेज एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को अभी तक हम लोगों ने टच नहीं किया, जबकि फॉरेन कंट्रीज में इतना यूज होता है, ओवर यूज होता है फॉर ऑल दीस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एक तो इकोनॉमिकल बहुत है ये जी, और जितना भी कैरेज है वो जितना रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें रोड्स के ऊपर भी आपका ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, उसके अलावा डीजल की खपत कम होगी। और अभी हमारी नदियों की ड्रेजिंग करके उसके ऊपर शिप चलाए जाएं तो मैं समझता हूं कि एक बाढ़ की भी समस्या वो भी काफी कुछ कम होगी और हमारा जो इंलैंड वाटरवेज है वो बहुत चीपर साबित होगा इन कंपैरिजन टू रेल्स एंड इन कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ है। तो प्रदीप जी, जब फंड्स की हम बात करते हैं तो लगातार एक बात सामने आ रही है कि देखिए फंड्स के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। क्या इस जरूरत के हिसाब से बजट में कुछ उम्मीद करना होगा इस बार? देखिए सरकार को, मेरा कहना है कि सरकार को जरूरी भी है और मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है कि कहीं ना कहीं देखिए फंड, जैसे अभी मधुकर जी बात कर रहे थे, फंड जो बाहर की कंट्री है, चाहे वो यूरोप की कंट्री है, चाहे स्विट्जरलैंड है, चाहे दुबई है, चाहे और भी कंट्री, वहाँ पे बहुत कम रेट का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा। वहाँ पे आप कनाडा की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार कुछ जो हम पीपी मॉडल की बात कर रहे हैं, हमें फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए इंफ्रा के लिए, क्योंकि इस बार हमारे को इतना फंड नहीं है। आप सरकार की और ये देखिए, नहीं पीपीपी मॉडल भी उतने अट्रैक्टिव नहीं है ना असल में। देखिए उसमें कमी क्या है, भी अट्रैक्टिव करना पड़ेगा ना। उसमें कमी क्या है ना, मैं अब खुद देखो, मैं जैसे अब जुड़ा हूँ कई सेक्टर से, आज भी जैसे वन विंडो सिस्टम की बात करते हैं कि वन विंडो में सारे काम हो जाएगा, पर नहीं हो पाता। चाहे अथॉरिटी की बात कर लीजिए, चाहे किसी विकास प्राधिकरण की बात कर लीजिए, एक एक चीज के लिए मतलब जूझना पड़ता है कंपनियों को भाई। मतलब आज भी वो चीज नहीं है कि जैसे और कंट्री में आप चाइना की वो लेकर चले, आप कहीं ना कहीं किसी कंट्री के आपको एग्जाम्पल लेकर चलना पड़ेगा, किस तरीके से कंट्री वो राइज कर रही है। उनकी नकल करने में कोई बुराई नहीं सरकार को, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज जो कंट्री तरक्की कर रही है, क्यों कर रही है, जापान ने कितनी तरक्की करी है, कितनी छोटी कंट्री होने के बावजूद, तो उसका मतलब सरकार को उस चीज के आंकड़े, उस चीज के सर्वे, उस तरीके अपनाने पड़ेंगे, एडॉप्ट करने पड़ेंगे, और वो इस समय एक आवश्यकता है। देखिए भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, भारत में बहुत बड़ा एक जमीन है, भारत में बहुत सारी मेन पावर है। हम अपनी मेन पावर को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, हर सेक्टर पिछड़ रहा है, हम निर्यात में पिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आगे सोचने की जरूरत है, प्रदीप जी कह रहे। वाकलू साहब भी हमारे साथ है। वाकलू साहब, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज की जरूरत कितनी दिखाई देती है इस बार के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जी नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जहां तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो मतलब ये और इंफ्रास्ट्रक्चर देयर क्लोजली, मतलब उनका आपस में काफी संबंध है। मतलब लॉजिस्टिक्स इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वे इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में ही एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि जब लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में और लॉजिस्टिक इसमें, वो कैपिटल का इश्यू रहता है। और कैपिटल को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर जो ही प्रोजेक्ट बना, एक स्टेज पे पहुंचा एंड वो सेल के काबिल है, तो ये ट्रस्ट इंश्योर करती है कि मेरे ख्याल से एक चैलेंज तो है, कैपिटल तो है, पैसा, और दूसरा है थिंक क्लियरेंसेज है, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज है, लैंड एक्विजिशन है,
जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर बड़ा हिचकिचाता है आने में। आप क्या कहते हैं? इसमें ऐसा है कि जहाँ तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि पहले सरकार में होता था, आज से 10 साल पहले के क्लियरेंस मिलती ही नहीं थी, और कई बार अभी देखने को आया कि एकदम फटाफट मिल जाती है। तो दोनों में एक समन्वय बनाने की जरूरत है ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी खराब ना हो, और इसके लिए एक टाइम फ्रेम रखना चाहिए कि भाई 40 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर क्लियरेंस या तो दी जाए या नहीं दी जाए। ये मतलब ऐसा मुझे लगता है कि एक टाइम बाउंड फैक्टर इसमें सरकार रख सकती है कि भाई 30 या 40 दिन में ये क्लियरेंस मिल जानी चाहिए। जी, मधुकर जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेडरल स्ट्रक्चर में कई बार राज्य सरकारें हैं उनकी शिकायत ये रहती है कि उनको केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल्स लेट मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो जब तक हम राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे और थोड़ा फ्रीडम नहीं देंगे, देखिए केवल एक सरकार ये कर पाए वो संभव नहीं है। अगर हम 27 राज्यों की सरकारों को थोड़ा फ्रीडम देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट अनाउंस करिए, उसके बाद देखते हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स को ट्रैक्शन मिलती है, उनको रिस्पांस मिलता है, उनको आगे जाने दिया जाए। तो इसमें पॉलिटिक्स कितना प्ले करता है? देखिए ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स के ऊपर जाके करनी पड़ेंगी, तो हमें स्टेट्समैनशिप दिखानी पड़ेगी। तो अगर नेशनल लेवल पे अगर हमें कुछ अचीव करना है तो वी हैव टू टेक डिसीजंस लाइक सर, ये आदर्श बातें, और इन आदर्श बातों पे अगर अमल कर लिया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि चीजें सुधरेंगी। तो बात हो रही है उम्मीदों के बजट की, और इस बजट से किस तरह की उम्मीदें सेक्टर वाइज हम लगा रहे हैं, ये समझने की कोशिश हमारी लगातार हर रोज रहती है। ब्रेक से पहले हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट भी अर्थव्यवस्था का अहम आधार है। इस सेक्टर का जीडीपी में 8% का योगदान है। इसे सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को पिछले बजट से मायूसी हाथ लगी थी। हालांकि कोरोना संकट में सरकार ने अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ के स्ट्रेस फंड का ऐलान किया था, लेकिन बजट से और मांगे हैं, उम्मीदें हैं। करेंगे इस सेक्टर का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले इसी सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नोटबंदी के बाद से ही रियल एस्टेट सेक्टर काफी परेशानियां झेल रहा है। जीडीपी में 8% का योगदान देने वाले इस सेक्टर के लिए 2020 काफी चुनौती भरा रहा। लॉकडाउन में मजदूर अपने घरों को लौट गए, कई प्रोजेक्ट रुक गए। हाल ही में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक की आई रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख 7 शहरों दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में घरों की बिक्री 2020 में 47% से गिरकर 1.8 लाख यूनिट रह सकती है। इस साल अप्रैल-जून में घरों की बिक्री केवल 24,936 यूनिट्स रही। हालांकि जुलाई से सितंबर में इसमें सुधार हुआ और 50,983 यूनिट्स की हो गई, लेकिन ये आंकड़ा सालाना आधार पर 35% कम रहा। वहीं JLL रिसर्च के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान दिल्ली एनसीआर में मांग 38% बढ़ी। जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान नोएडा में 48% बिक्री दर्ज की गई, गाजियाबाद में 31% और गुरुग्राम में 20% बिक्री हुई। इस सेक्टर की आम बजट से कई मांगे हैं, जैसे टैक्स छूट के दायरे को और बढ़ाया जाए ताकि रियल एस्टेट सेक्टर की मांग में तेजी आए। होम लोन ब्याज पर राहत बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए सालाना हो। फिक्की की मांग है ब्याज वाले हिस्से की छूट सीमा 2 से बढ़ाकर 10 लाख तक हो। रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा दिया जाए। 1 फरवरी को आम बजट आएगा। सरकार ने पहले ही कोरोना संकट के दौरान अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ के स्ट्रेस फंड का ऐलान किया था और भी कई राहतें दी गई थी। इस बजट में इस सेक्टर को और क्या राहत मिलेगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और रियल सेक्टर के आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों के जरिए इस सेक्टर की तस्वीर पेश करने की कोशिश हम करते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी नेहा दुबे का।
शुक्रिया घनश्याम। दरअसल बात अब रियल एस्टेट की भी होगी और रियल एस्टेट के आंकड़े क्या कुछ निकल के सामने आते हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है, पहले से बेहतर हुई है। ग्लोबल रियल एस्टेट इंडेक्स में 5 रैंकिंग की छलांग लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि यह 34वें पायदान पर पहुंच गया है। 2014 में भारत इस इंडेक्स में 39वें नंबर पर था और ऐसे में रेरा, दिवालिया कानून और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मुख्य वजह इसमें मानी गई। बात अगर करें तो 1 से 10 की रैंकिंग वाले देशों का रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा पारदर्शी माना जाता है और 11 से 33 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट मार्केट पारदर्शी माना जाता है। इसी के साथ 34 से 59 की रैंकिंग वाला रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो बाजार सेमी ट्रांसपेरेंट माना जाता है। तो ये जो है बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा 1 साल बढ़ाया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक दरअसल लागू रहेगी। इसी के आपको बता दें कि 2020 में रियल एस्टेट को क्या कुछ मिला ये भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सस्ते मकान के लिए 1,50,000 रुपए तक के अतिरिक्त कटौती 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक, जी हां 2022 तक सभी के लिए घर का वायदा यहां पर किया था। तो जाहिर तौर पर जो वायदा किया है उसको पूरा करना सरकार की प्राथमिकता रहती है और उम्मीद यही है कि ये तो किया ही जाएगा जो वायदा किया गया था कि 2022 तक सभी को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से जो आवास है वो मिलेंगे। लेकिन और इस बजट में क्या कुछ रहता है रियल एस्टेट के लिए, इस पर भी सभी की निगाहें रहेगी। ओवर टू यू घनश्याम। तो शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी और आंकड़ों के लिए, और विश्लेषण भी हम लगातार कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास पुंडीर हमारे साथ हैं। विकास, नोटबंदी के बाद ही हमने देखा ये सेक्टर लगातार उठने की कोशिश कर रहा है। पिछले बजट को लेके भी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी और न ही उम्मीदें हाथ लगी। इस सेक्टर के लोग खासे नाराज ही थे, मायूसी थे, लेकिन इस बार कितनी उम्मीदें कर रहे हैं बजट से? देखिए, नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और उसके बाद रेरा, तो ये तीनों चीजें आई हैं तो थोड़ा सा रियल एस्टेट में जो एक जो प्लेयर्स, जो सीरियस प्लेयर्स नहीं थे वो लोग बाहर हुए हैं, लेकिन जो सीरियस प्लेयर्स अभी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, और पहले भी ना होगी। और दूसरा, देखिए अब क्या है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ गया है रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि ये तो सब ऐसा ही है, जो कोई भी आया और चला गया, लेकिन अब क्या है लोगों का ट्रस्ट है, रेरा आ गया है। तो अब क्या है, हम चाहते हैं कि जैसे अगर रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी मिल जाए, एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए, तो थोड़ा उसमें एक जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, थोड़ा वो भी हैं, रियल एस्टेट को अच्छी तरह एक पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। और जो प्रोजेक्ट्स हमारे फाइनेंशियली या फिर और किसी कारणों की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो जल्दी आगे बढ़ेंगे। जल्दी आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में जो है तेजी भी आएगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। क्या दिक्कतें हैं? क्या आप इसी रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं? क्या दिक्कतें हैं सर? अभी एक भावना ये भी थी कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी को पार्क किया जाता है, तो ये कितना सही है? देखिए, जहाँ तक बात है ब्लैक मनी की या उसकी, तो उसमें तो वो हर बिल्डर जो है जो करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह कर रहा है। लेकिन हालांकि वो ब्लैक मनी वो कहाँ कैसे कर रहा है वो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बट ये है कि जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो आज भी बहुत हैं। तो उसमें क्या है, बैंक से पूरा आपको 90% तक बैंक आपको लोन देने में तैयार है, तो उसमें कोई ब्लैक मनी की कोई रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। जो एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा बिल्डर है, वो एक एंड यूजर के साथ काम करके सीईओ रहे हैं, डिप्टी सीईओ रहे हैं या नोएडा अथॉरिटी में, देवदत्त जी आप कितना मानते हैं कि इसमें ब्लैक मनी पार किया जाता है और इसीलिए जो नोटबंदी हुई उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई रियल एस्टेट सेक्टर में? अभी क्यों हम देखें कि हज़ारों प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट, हज़ारों इनफैक्ट है कि जो लैंग्वेज्ड है उसके बाद उनके पास कैपिटल ख़त्म हो गया। देखिए, 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी इस सेक्टर को झटका लगा है और उसमें कारण वही था कि इस सेक्टर में बी मनी का इन्फ्लक्स होता था और जो बिल्डर्स थे वो भी ए और बी मनी करके प्रोजेक्ट्स को सेल करते थे जी। लेकिन 2016 के बाद जो बड़े बिल्डर्स थे, लाइक मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई में, हैदराबाद, बेंगलोर या दिल्ली में भी जो अच्छे बिल्डर्स थे, उनके यहाँ ए मनी का ही ज़्यादा चलन था। बट बड़े बिल्डर की बात करूंगा मैं आपको, आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी,
इतने मेरे ख्याल से 1 लाख हाउस बायर्स अभी भी परेशान है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। देखिए एनसीआर में पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा इसमें हमारी इन्वेंट्री हो गई है और इतने प्रोजेक्ट्स हमारे इनकम्प्लीट हैं, तो इस बजट से हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि इसमें जो हमारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए। क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका HRA बंद करके और सीधे गवर्नमेंट उन फ्लैट्स को खरीद ले और EMI बेसिस पर ही फंडिंग इसको हो सकती है और HRA का पैसा बचेगा। दूसरी ओर सरकार के जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बिल्डर्स के, जो इसमें अथॉरिटीज़ भी उतनी ही इक्विवेलेंट उत्तरदायी हैं जितना कि बिल्डर्स हैं जो इनकम्प्लीट नहीं कर पाए। मैं समझता ये हूँ कि एक बहुत बड़ा मधुकर जी आपसे पूछूंगा, ये स्ट्रेस्ड है बहुत ये सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, एंड उसकी वजह से खाली कंपनीज नहीं, जो बिल्डर्स है वो अफेक्टेड नहीं है, होम बायर्स है जो मिडिल क्लास है, जिन्होंने अपने पैसे EMI से उठा के डाले हैं या अपनी लाइफ लॉन्ग अर्निंग लगाई है, उनको फ्लैट्स मिले नहीं है अभी। तो इसको सरकार को क्या करना चाहिए ये सब को एड्रेस करने के लिए? बहुत सरल है। पहली बात तो यह है कि बैंक से पूछा जाए कि पेंडिंग एप्लीकेशंस कितनी हैं आपके पास। आज भी बैंक, अगर मैं भी बैंक के पास जाता हूं तो मुझे लोन देने में जो प्रक्रिया है इतनी हिचक है उनको, और मेरे ऐसा लगता है बहुत बड़ा एहसान मेरे पे किया जा रहा है। तो जो छोटा होम बायर है उसकी क्या स्थिति है? तो पॉलिसी बनाना अपनी जगह है। पहली पॉलिसी में भी डाउन पेमेंट 10% कर दीजिए, 20% से कम कर दीजिए, उसके साथ साथ आप इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए। मधुकर जी यहाँ पे तो दूसरा भी केस है ना कि जो बैंक्स ने बिल्डर्स को लोन दिया है उस पे डिफॉल्ट किया कंपनीज ने, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आम्रपाली है या JP इंफ्रा है या यूनिटेक है, देखिए तो उसकी वजह से वो NPO जैसे ही लोन मिलने चालू हो जाएंगे वैसे पैसे की रोटेशन चालू हो जाएगी, और जैसे ही पैसे की रोटेशन होगी इवन जो बड़े बिल्डर्स भी हैं वो भी पैसे लौटाने की स्थिति में आ जाएंगे। आपने बात की ब्लैक मनी की, देखिए ब्लैक मनी के बहुत सारे कारण हैं। ब्लैक मनी है, बेनामी प्रॉपर्टीज है जो सरकार ने, बेनामी प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था तो लोगों को लगा, जो हमारे लीडर्स थे उनको लगा कि बड़े सरमाएदार हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ कि जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं या पूंजीपति हैं वो ज़मीन जो है छोटे किसान की उसकी खरीद लेंगे, इसलिए बहुत हैवी स्टैम्प ड्यूटी लगाएगी। उसका सोल्यूशन ये निकाला गया 20% 25% स्टैम्प ड्यूटी दी जाए। आज भी 5-6% स्टैम्प ड्यूटी है। वो भी एक बहुत मुख्य कारण है जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे डील्स हो रही हैं। मैं अगर 1 करोड़ रुपए की लैंड या प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो 5 लाख रुपए सरकार को किस बात का दे रहा हूँ? 1 करोड़ के शेयर बेचता हूँ तो 5 लाख रुपया मुझे सरकार को नहीं देना पड़ता है। तो वो तो रेवेन्यू जनरेशन, नहीं बात रेवेन्यू जनरेशन। गुप्ता जी आपसे बहुत बड़ी जी आप कौन सा, मैं आपकी सारी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बार 2-3 बार नाम लिया यूनिटेक का, सुपरटेक का, आम्रपाली का। देखिए पहले आप देखिए इससे बड़े बड़े बिल्डर, आप गुड़गांव जाएंगे, आप केवल NCR की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जो दिक्कत आई है सिर्फ यहीं पर आई है, नोएडा की साइड में। क्यों आई है? 10% पर नहीं, मैं आपको पुणे वगैरह में भी है, मैं मूल में मैं मूल में जाना चाह रहा हूँ। आप गुड़गांव देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर समस्या नहीं है। आप बताऊं मैं आपको, जो NCR में और नोएडा में खास तौर से, आप रीजन में जाइए, 10% पे जब बहन जी की गवर्नमेंट आई थी 10% पे लैंड का आवंटन किया गया, जो सबसे खराब चीज है रियल एस्टेट के अंदर। देखो बिल्डर भी एक लालची होता है, बिल्डर भी व्यापारी है, लालच में 100 करोड़ का माल 10 करोड़ मिल गया उसको, है तो 100 करोड़ का वो संभाल नहीं सकता। 1 लाख मीटर की लैंड दी गई ऐसे बिल्डरों को जिनका बजट कुछ था ही नहीं, और इसी कारण वो फेल हुए। 10% पे कब्जा किया गया। एक जो सुप्रीम कोर्ट में एक फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ था, मुझे याद नहीं आम्रपाली का होता या यूनिटेक में हुआ था, उसमें डाइवर्शन ऑफ फंड्स का एक इशू आया था। 2-3 बातें तो वो तो बिल्डर की वो फ्रॉड है ना। मैं 2-3 मिनट मुझे दीजिए। देखिए मैं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इस सेक्टर से काफी जुड़ा हुआ हूँ, मैंने खुद ग्रुप हाउसिंग बनाई है नोएडा के अंदर। देखिए ऐसा है, सारे बिल्डर गलत नहीं है। पहले किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी व्यापार के अंदर, किसी भी जगह सब लोग गलत नहीं होते, परंतु यहाँ पर ज्यादातर बिल्डर फंस गए। नोएडा के अंदर आज 70% बिल्डर फंसा पड़ा है। क्यों फंसा पड़ा है? एक तो अथॉरिटी की बात, अथॉरिटी वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। अथॉरिटी में आप कैश की बात करते हैं, कैश फ्लो भी कई जगह मजबूरी वाली बात मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि कैश आप केवल सीमेंट से मकान नहीं बना सकते, आपको मकान बनाने के लिए रेता बारूद सब चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं कहना चाह रहा मैं कि जो फ्लो होता है, जब आपको सरकार की पॉलिसी देखिए, आप सेक्टर रेट होते हैं उससे ज्यादा महंगी लैंड होती है कई जगह, कई पर सेक्टर रेट से कम लैंड होती है। सरकार का खुद ही मूल्यांकन नहीं इस क्षेत्र के अंदर, कैश तो अपने आप आएगा।
भाई सेक्टर रेट है। बट गुप्ता जी मुझे एक चीज समझाइए, अगर फ्लैट बिल्डर्स की बात करें, जो ये 3 प्रोजेक्ट मैंने नाम लिए हैं, उसमें जो होम बायर्स है उन्होंने 95% ऑफ द कॉस्ट पे कर चुके हैं, चाहे वो EMI उठा के जो भी किए। तो फिर कॉस्ट जो कैपिटल का इशू क्यों है बिल्डर के पास? कैपिटल का इशू सी है। अभी आपने फंड डाइवर्सन की बात करी है। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर मेरे 10 व्यापार है, मेरा फंड इधर से उधर पहले जाता था, हम बात थी पहले, आज भी सरकार भी करती है, एक मत का पैसा दूसरे में लगाती है, वो चीज नहीं है। बट क्रॉस फंडिंग अलाउड नहीं है। नहीं, वो पहले अलाउ भी था और होता था पहले, अब नहीं है ना। ये तो फंसे हैं बिल्डर। फंसे किस लिए हैं आप ये देखिए ना, जो बिल्डर फंसे हैं उसका साफ रीजन क्या है कि बिल्डरों को 10% पे लैंड मिल गई। दूसरी बात यह है कि पहले सिस्टम क्या था कि पहले जो हम जो पैसे लेते थे बिल्डर केवल स्ट्रक्चर पे लेते थे, मतलब सारी पॉलिसी गलत थी पहले, मतलब सारी पॉलिसी गलत थी पहले, सरकार की पॉलिसी में गलत थी और बिल्डर के लिए भी पॉलिसी गलत थी और आम जनता के लिए भी गलत थी। जो रेरा ने काफी कुछ सही करी है। दूसरी बात यह कि सरकार ने, जैसे अभी बात हो रही है हमारी, आज हमारी जो डिमांड चल रही है कि देखिए इंडस्ट्री का दर्जा रियल एस्टेट को देना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ा योगदान रियल एस्टेट का है। अगर आपको देश को मजबूत करना है, किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है रियल एस्टेट, क्योंकि 8% का योगदान GDP में कम नहीं होता और 200-250 इंडस्ट्री से डायरेक्ट है, चाहे वो एल्युमिनियम की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो हमारी टाइल की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, सारी इंडस्ट्री कितना ज्यादा। आज देखिए 12.5 लाख लोगों को केवल रोजगार NCR में मिला हुआ है रियल एस्टेट से। मंदिर जी से पूछते हैं अगर इसमें क्या, अगर ये मतलब जो प्रॉपर जो फंडिंग वगैरह का क्या इशू है, क्या बजट से क्या एक्सपेक्टेशन से इस पे भी जोर दीजिएगा, फोकस इस पे भी रखिएगा। देखिए मैं बजट के लिए फंड डाइवर्जन जो बिल्डर्स ने करा, उन्होंने टाइम से पोजीशन नहीं दिया। देखिए मैं आज भी बताना चाहता हूं कि जो बिल्डर आज भी सीरियसली और सही तरीके से काम करता है उसके लिए कोई मंदी नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने भी प्रोजेक्ट बनाया, हमने भी टाइम से पहले डिलीवरी दी। फ्लैट क्यों नहीं मिल पा रहे लोगों को, बायर्स परेशान क्यों है? सर वही ना, उस बिल्डर की होता है, बिल्डर की ये इच्छा नहीं है कि वो टाइम से पोजीशन दे, वो फंड्स अपना कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, इसी चक्कर में वो प्रोजेक्ट फंसा है। तो वकील जी से पूछते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, ये जो सिचुएशन है, जो होम बायर्स परेशान है, उसको क्या करना चाहिए सरकार को? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मगर इससे पहले क्योंकि कुछ बोला गया, काफी चीजें हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट मैं भी बोल लेता हूँ। कहिए सर, कहिए। मैं बिल्डर नहीं हूँ, मैं एक बायर हूँ और जैसा कि आपने बताया आम्रपाली का, उनके विक्टिम्स हम भी हैं और हम ही कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और फोरेंसिक ऑडिट वगैरह हमारे कहने पे हुआ। तो हमको पता है कि हमने कितना सफर किया इसमें। तो अगर कोई ये कहे कि ये नोटबंदी से ये के कारण ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये सब कहानियां हैं। नोटबंदी से शायद कुछ और धक्का लगा है, लेकिन 2012 में ही, जबकि नोटबंदी का कोई नामो निशान नहीं था, ये सेक्टर सिंक कर रहा था और उसमें से कुछ कारण प्रदीप जी ने शायद बताए कि क्या कारण थे, मतलब पुराने गवर्नमेंट के, और कैसे लोग सफर किया है उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक बहुत मेजर स्टेप लिया 2019 में, मुझे लगता है कि इससे काफी रिलीफ मिलेगा बिल्डर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी और साथ में बायर्स को भी। वो है REIT जो है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक मेजर स्टेप है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इससे ये इन्वेस्टर्स इंडिया में बहुत हैं और लोग रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे क्योंकि रिटर्न ज्यादा थे इसमें। लेकिन जब से ये बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किया, बिल्डर्स ने सारा बिल्डर भाग भी गए, बिल्डर्स जेल में भी चले गए, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है कम हो गया है। इस पे हमको फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, हमारे देश में बहुत इन्वेस्टर्स। तो इसको कॉन्फिडेंस को उठाने के लिए सरकार को बजट में क्या करना चाहिए आप सर? वही ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना है। इससे काफी इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला है और इन्वेस्टर्स फर्दर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मगर इसमें टाइम लगता है। और जो टैक्स रिबेट्स हैं वो उसको थोड़ा और पीरियड बढ़ा सकते हैं, ताकि जो इन्वेस्ट करे उनको एश्योरेंस रहे कि कुछ देर तक उनको भी वो टैक्स जो हॉलिडे है उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ है। प्रदीप जी, अफोर्डेबल हाउस के सेगमेंट की बात लगातार होती रहती है कि इस सेगमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए और 75 लाख तक की कीमत के घरों को भी अफोर्डेबल हाउस में लाना चाहिए। क्या ये एक उपाय हो सकता है या फिर एक मांग हो सकती है इस बार के बजट से?
उपाय नहीं है, जरूरी है ये। आज हमारी मांग नहीं है ये। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के मारे जो सरकार ने पहले योजना चलाई थी, पहले जो 2.5 लाख की छूट मिल रही थी छोटे मकानों पे, फिर उसके बाद 3.5 लाख करा अगले बजट में, बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप देखिए 5-6 महीने से मैं तो खुद देख रहा हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर जो है कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं। आज सरकार के जो ब्याज के रेट भी कम हुए, आज 7% का पैसा हो गया। हमने बराबर मांग करी आपके चैनल में आकर के कि ब्याज का रेट, रेपो रेट को सरकार कम करे, ब्याज के रेट कम से कम होने चाहिए और इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। जैसे आप इंडस्ट्री के दर्जे की कई बार से मांग रही है हर बजट के अंदर, रियल एस्टेट में बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, कम रेट का पैसा मिलेगा बिल्डर को। देखिए, बिल्डर की भी आप मजबूरी समझिए। मैंने खुद पॉलिसी बनाई है, मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया। आपने जो मैंने पहले पैसा कमाया था 15 साल के अंदर, सारा लगा के तब मैं निकला उसके अंदर। ऐसा नहीं कि सारे बिल्डर फर्स्ट, हम लोग भी गए थे, हमने कोई पैसा बाहर नहीं लगाया, हमने कोई और ग्रुप पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन अच्छे बिल्डर भी फंस गए थे। परंतु जिन्होंने ज्यादा काम करा वो ज्यादा फंस गए, जिन्होंने बहुत लंबा काम करा तो सरकार की पॉलिसियां कहीं ना कहीं गलत रही हैं, वो अब सुधर रही है। रेरा आने के बाद में अब हर आदमी को हिसाब देना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात सरकार ने करी है और अब ऐसी नौबत नहीं आएगी आने वाले समय के अंदर। जो हम सवाल खड़े कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बायर परेशान नहीं होगा, लेकिन सरकार को ये चाहिए, इस पर पूरा कंट्रोल रहना चाहिए पैसा देने के लिए भी। लेकिन ब्याज के रेट कहीं ना कहीं आज भी बिल्डर को 14-15% का पैसा मिल रहा है, बिल्डर कहां से बना के देगा बताइए आप? 15% की रेट आ ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं बिल्डर के लिए सरकार को इंडस्ट्री की तरह 7-8% का पैसा मिले, ब्याज के रेट कम हो और उसके लिए अलग से उसको एक लंबा टाइम मिले। दूसरी बात ये, सरकार ने देखिए, इस सरकार के मैं आने के बाद में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 2014 के बाद से ही सर्विस टैक्स लगा रियल एस्टेट के ऊपर, जो पहले नहीं था। उसके बाद में जीएसटी का रूप दे दिया इसको। आज 12% जीएसटी लगा दी मकान बनाने के ऊपर, 7% रजिस्ट्री खर्चा लगा दिया आपने, 1% टीडीएस लगा दिया आपने। उसके बाद 30% का इनकम टैक्स है, आधा पैसा सरकार ही ले रही है। आप मकान सस्ते की हम बात करती है, सरकार की सस्ता मकान दे पाएंगे, सस्ते मकान कहाँ दे पा रही है? जब सरकारी उसमें से 30-40% कमाएगी। अच्छा, बार फ्लैट बिकता है, सरकार को हर बार रेवेन्यू मिलता है, तो भाई रजिस्ट्री रेट भी कम होने चाहिए। 7% या 6% जो रजिस्ट्री रेट है, इनको 3-4% कर दो। अटॉर्नी आपने बंदी कर दी। पहले जीपे थी, जैसे रियल एस्टेट को अगर थोड़ा बुश करना चाहते हो सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत आवश्यकता है। ठीक है देवदत्त जी, अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाए? सर, स्ट्रेस फंड की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अलहदा वो कौन सी कोशिशें जो की जा सकती हैं? मेरा मानना यह है कि जब तक रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक बहुत अधिक सुधार की उम्मीदें नहीं है। इसके अलावा टैक्स में छूट हो, होम लोन के इंटरेस्ट कम हो, और मेरा मानना यह भी है कि हमारे इस समय कंज्यूमर फोरम, रेरा, एनसीएलटी 3 अलग अलग हैं, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक हो। और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक अथॉरिटी ऐसी बने जो सारी चीज़ें उसमें जा सकें। मैं ये समझता हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा ये, और इसमें हर सिर को छत की आवश्यकता है। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, जो हमारे रूरल हाउसिंग है और अर्बन जो पुअर हाउसिंग है, उसके लिए विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसमें अभी हमारे जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर हम अगर इन्फ्लेक्स कर देंगे तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करके जो हमारी हाउसिंग की डिमांड है वो पूरी हो सकेगी। ठीक है विकास, असल में दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? जो हाउस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं बिल्डर के एंड से, वो दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं? बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से असल में दिक्कतें कहाँ हैं? आप कह रहे हैं कि सारे सीरियस प्लेयर बच गए, लेकिन अभी भी लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए सर, दिक्कत तो 2 जगह है। एक दिक्कत वो वहाँ है जहाँ इंटेंशनली कोई बिल्डर जो है काम करना नहीं चाह रहा है, जिसने फंड डाइवर्सन किए हैं, ठीक है, उसका तो उसने फंड डाइवर्ट कर दिए तो वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। दूसरी दिक्कत यह है कि जैसे मैंने बोला कि सर ने बोला, देवदत्त सर ने, कि अभी अगर जैसे हमारी सेक्टर को इंडस्ट्रियल का दर्जा मिलेगा तो आधी चीज़ें तो ऑलरेडी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे हम लोगों को बहुत सी परमिशन के लिए हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी दफ्तरों में, और बहुत सी चीज़ें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो ठीक से हमें जो है फंडिंग नहीं करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये चीज़ हमारी ठीक हो जाए तो जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हो सकता है जिनकी संभावना हो कि फ्यूचर में अटकें, वो फ्यूचर में अटकेंगे नहीं और टाइमली डिलीवर हो जाएगा, टाइम से पोजीशन होगा उसको। वाकलू सर, वाइंड अप करना होगा शो को, लेकिन जाने से पहले एक कमेंट आपसे चाहता हूं सर। ऐसी कौन सी 2 चीजें बताइए जो बहुत जरूरी है इस सेक्टर के रिवाइवल के लिए? रिवाइवल के लिए जैसा कि बताया गया कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है जी, क्योंकि लोगों ने अभी बात की है कि इंटरेस्ट रेट इसके कम होने चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट एक लेवल के नीचे तो जा नहीं सकते बिल्कुल वो। और अगर आप देखें कि पीछे कैसे ये बिल्डिंग्स बन रही थी, कैसे फ्लैट्स बन रहे थे,
लोगों से पैसा एडवांस में लिया जाता था और फिर आगे बिल्डर चलता था। बिल्डर लोन नहीं लेता था। ठीक है। अगर और जैसे कि आम्रपाली की बात हुई है, जो उसने लोन लिया उसका पूरा मिसयूज किया, उसका यूज ही नहीं किया। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। सर समय इतना है सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? थोड़ा सा इसके लिए एक स्टेप तो गवर्नमेंट ने, जो मैंने बताया कि रियल एस्टेट IT का किया है। दूसरा अभी जो सेबी ने भी किया है ECLGS, जी वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। एक छोटा सर 20 सेकंड में सर, साहब हमको 20 सेकंड बंद करना है। इसमें ना केवल फिस्कल इंसेंटिव्स जो बजट में दिए जा सकते हैं, जैसे कि पहले कहा गया टैक्स रिबेट में, इंटरेस्ट रिबेट, उसके साथ साथ जो क्रियान्विति है बैंक को क्यों ना जिम्मेवार ठहराया जाए, कितने लोगों को लोन दिया है, कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, क्यों ना लोन मेला लगाया जाए। कोई भी बिल्डिंग है। ठीक है सर, तो कई चुनौतियां सर, समय इतना ही है, कई चुनौतियां हैं जिनको पार पाना होगा और बजट में इस बार ढेर सारी उम्मीदें दोनों ही सेक्टर्स को है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, समय निकालने के लिए और हमारी इस खास सीरीज में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ। नमस्कार।